अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 9 का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। देखो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, पूरी स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, इसको लिख लेना अपने पास ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। देखो जो बच्चे आखिर के वक्तों में तैयारी करते हैं, ख़ास तौर पर 9 मैट्रिक के और गेस्ट पेपर फॉलो कर लेते हैं ना, तो उनकी परसेंटेज 80s में भी जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 9 मैट्रिक में बहुत अच्छी परसेंटेजेस आ रही होती हैं। तो आपका ए ग्रेड या A+ बनने के बहुत हद तक चांसेस हैं अगर आप गेस्ट पेपर को पूरा फॉलो करते हो। और 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आपकी बुक की पिक्चर आ गई और आप एक एक करके जो है वो एक्सप्लोर करते हैं अपने इस गेस्ट पेपर को। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपको तमाम PDF एक साथ चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। 200 रुपये इसकी फ़ीस है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट, जिसमें A से लेके B तमाम सब्जेक्ट मौजूद हैं, जिसके PDF मिल जाएंगे। ठीक है, PDF मिलेंगे और इसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, तो ये भी उसमें मौजूद होगा, आप चाहो तो उधर से बाय कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है यूनिट 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। अब देखो ये मैं गेस्ट पेपर ना पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आया था। क्यों? क्योंकि गेस्ट पेपर नज़र नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, प्रॉब्लम बन रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पर एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। सही, तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरा गेस्ट पेपर मिल जाएगा, कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होगी समझने में। अच्छा देखो, ये आपके पास MCQs हैं। देखो मैं MCQs ये आपके पास से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चला रहा हूँ, आप इसको वीडियो को अपने पास सेव कर लोगे या नोट डाउन कर लोगे तो ये आ जाएंगे। अब ये टोटल 5 MCQs हैं। अब देखो जो 5 MCQs थे ना, उसके सोल्यूशन भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, उनके सोल्यूशंस बोलूँ या आंसर्स बोलूँ, यहाँ आंसर्स कीज दे दी हैं हमने, ताकि आप लोगों को जो है ना मुश्किल ना हो। ये हो गई आंसर्स कीज। तो ये पहले वाले का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का। पढ़ लेना वीडियो रोक रोक के, आपको हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब असल जो मेरा पर्पस है ना वो है इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना। तो ये 5 क्वेश्चन निकल कर आए हैं आपके लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हमारी तरफ से गेस्ट पेपर में है। अच्छा, अब देखो क्या करना है, शुरू के 3 क्वेश्चंस जो है ना या 4, ये तो बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश नहीं करना, ये 100% करने हैं। ये लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने क्वेश्चंस याद कर लिए हैं। देखो बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो चैप्टर पढ़ाया गया है ना, आपको अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से लिसन करना है। सही, आपने क्या करना है, आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से लिसन करना है, आपने सुनना है। उसके बाद आप सालों से ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अपनी ग्रामर को यूज़ करके अपना आंसर खुद अच्छा सा जनरेट करना है। और अगर इस तरह से लिखोगे ना, बच्चे सोचते हैं अगर मैं इस तरह से करूंगा तो टीचर मेरे नंबर काट लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, कोई नंबर आपके नहीं काटेगा। आपने अगर अच्छी वर्डिंग यूज़ करी होगी, जो बात है उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 आउट ऑफ 5 ज़रूर मिलते हैं आप लोगों को। मैं खुद भी उन बच्चों के क्वेश्चंस को बहुत पसंद करता हूँ जो कि अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। देखो जब आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे ना, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो इतने हार्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो एम्फेसाइज का वर्ड है शायद आप यूज़ ना कर पाओ अपने आंसर में, लेकिन वो बात समझ आ रही होगी, उसमें आपकी अपनी वर्डिंग होगी, उसमें आपके अपने अल्फाज होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर पढ़ा है, खुद समझा है और अपनी वर्डिंग में लिखा है। हाँ, ग्रामर थोड़ी वीक होगी, थोड़े उसमें हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा उसमें आपका नॉलेज होगा। वही तो नॉलेज हमें आपको देखना है। हमें आपका कितना अच्छा आंसर लिखा हुआ ये नहीं देखना, आपने कितना नॉलेज गेन कर लिया ये देखना है। जो कि आंसर पढ़ के समझ में आ जाता है कि बच्चा नोट से कर आया है या बुक से कर आया है। ठीक है, क्योंकि टीचर तो पढ़ा चुका है ना, या वो खुद अपने पास से लिख रहा है। ठीक है, सेल्फ लिख रहा है, तो सेल्फ लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ज़िंदगी भर सेल्फ लिखना है आपने। चलो समझ आ गई ना बात। अच्छा तो चलो क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ मैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छा गेस्ट पेपर है माशाल्लाह से। तो बाय ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि हाँ सर की मेहनत है, हमारी मेहनत है, तो इसे बाय करना, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा है एक तरह से। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है, व्हाट वर द मेन पॉइंट्स बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज लास्ट सरमन। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मेन पॉइंट्स को जो है वो एम्फेसाइज किए, यानी उन पे फोकस किया, वो बताए अपने आखिरी खुतबे में।
यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो हमें फॉलो करनी है अपनी ज़िंदगी में और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो यहाँ पर आपने बताने हैं जो कि आप चैप्टर पढ़ के जानते हो। ठीक है, इसी तरह फिर आपने ये वाला भी करना है। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे सर आपने जब अपना गेस्ट पेपर दिया था उसके अंदर, मतलब पिछली जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें तो मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए थे। देखो अगर चाहो तो इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ के 3 कर सकते हो, लेकिन देखो 5 ही तो हैं। टोटल कितने चैप्टर है? 8। 8 में से 5 मल्टीप्लाई कर लो, 40 क्वेश्चन। पूरे 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे भाई, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, छोटा सा गेस्ट पेपर है। सही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैं हाँ ज़्यादा हाईलाइट करूँगा ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये MCQs कवर करने हैं। सही है, MCQs, ये देखो ये दूसरा MCQs, ये तीसरा MCQs, ये चौथा, ये पांचवा, और देखो MCQs के आंसर। ये पहले MCQs का आंसर, ये दूसरे MCQs का आंसर, ये तीसरे MCQs का, ये चौथे MCQs का, ये पांचवें MCQs का। मैं MCQs पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा मेन जो फोकस है वो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि MCQs इंशाल्लाह आप कर लोगे, इसमें टाइम नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें 2 नहीं है, 5 क्वेश्चन है, 2 यहाँ है, 2 नीचे है, 3 नीचे दिए मैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन होता है हमारा, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, व्हाट आर द मेन थीम्स फाउंड इन शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री? देखो अगर आपने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह की अगर पोइट्री पढ़ी है तो उसमें कुछ थीम है, उसमें कुछ बात बताई जा रही है, वो आपने बतानी है। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। अच्छा, ये आपने फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। ठीक है, अच्छा ये 3 क्वेश्चन और आ गए। डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री। शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री की जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री है उसमें स्पिरिचुअल यानी रूहानियत क्या है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, व्हाट रूल डिड शाह अब्दुल लतीफ़ प्ले इन प्रोमोटिंग पीस एंड यूनिटी थ्रू हिज पोइट्री? तो देखो अगर आप शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री को पढ़ते हो तो उससे आपको ये समझ में आता है कि वो पीस के बारे में, यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है ये आपने हमें बताना है। सही है, इस सवाल में बताना है। अब आंसर्स इसके नहीं हैं, जस्ट क्वेश्चन है, तो आपने आंसर्स अगर इसके कहीं से याद करें या पढ़े हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारा आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3, यूनिट 3 जो है चेसिंग ड्रीम। अच्छा याद रखना, रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक आपने पूरा कवर करना है। ये इसके 5 MCQs आ गए, ये आपका पहला MCQs आ गया। व्हाट इज़ द मेन थीम्स ऑफ चैप्टर चेसिंग ड्रीम? चेसिंग ड्रीम जो चैप्टर है वो उसकी मेन थीम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली वैल्यूज़ नहीं, हार्ड वर्क इन लाइफ। ठीक है, ये हार्ड वर्क के बारे में बता रहे हैं ना, पूरा का पूरा चैप्टर ही फोकस इस पे करता है कि हार्ड वर्क किया जाए लाइफ में। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है डी। देखो अब देखो ये इसका जवाब ये लिखा हुआ भी होगा, MCQs कर लेना सॉल्व। देखो अच्छा हम गलत थे भाई, हार्ड वर्क इन लाइफ नहीं है, परस्यूट ऑफ सक्सेस। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखो बेशक हार्ड वर्क इन लाइफ भी ठीक होता, ठीक है, क्योंकि मेहनत करनी थी हमें, जो है वो इतनी दूर कॉलेज था, मेडिकल, उसमें जाना था, घर से बहुत दूर था, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये था, ये वाला पॉइंट था। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो फिर ये ठीक था। देखा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टू द पॉइंट चीज़ है ये, इसके आंसर्स गिवन है आप लोगों को यहाँ पर। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमें 5 गिवन है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो कौन सा है? व्हाट चैलेंजेस डज द प्रोटोगोनिस्ट फेस? अच्छा मतलब बच्चों ने क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे ये बताना है। ठीक है, यहाँ अगर आप चाहो तो चाइल्ड भी कर सकते हो। चेसिंग ड्रीम, अच्छा वाटर मार्क लगा हुआ है ना तो इस वजह से वो पूरे पे मार्क हो जाता है। ठीक है, हाउ डज ही ओवरकम देम? अच्छा देखो बच्चों को क्या चैलेंजेस आ रहे थे ये आपने बताना है इस सवाल में, और उन्होंने उसे ख़त्म कैसे किया। जब कोई चैलेंज आ जाता है ना तो उसको छोड़ते नहीं है, उस चैलेंज को क्या करते हैं, उस चैलेंज को सॉल्व करते हैं, मतलब उसको उस चैलेंज से मुकाबला करा जाता है। अच्छा देखो 5 क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये कहूँगा 1 2 3 कर लेना, 4 चाहो तो छोड़ देना। ठीक है, और 5वां नहीं छोड़ना, 5वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ द ऑथर कन्वे थ्रू द टाइटल चेसिंग ड्रीम। चेसिंग ड्रीम से क्या चीज़ आपको जो है वो ऑथर बताना चाह रहे हैं। ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने चैप्टर्स के लिए, अपने उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अच्छा ये आ गया द ग्रेट विजनरीज। तो ग्रेट विजनरीज में ये आपके 5 MCQs जैसे हैं, ये पहला हो गया MCQs आपका MCQs 1, उसके बाद आपका MCQs 2 जो है ये आपका आ गया MCQs 2 आपने करना है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो MCQs 3 आपने करना है। उसके बाद MCQs 4 द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट,
ठीक है। उसके बाद ये तो अलीगढ़ होगा इसका, मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखो ये रहा, देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, इसमें पूरे आंसर्स भी मेंशन है, सारी चीज़ें मेंशन है, इसको मेरे साथ साथ लिखते रहो ताकि बात अच्छी समझ में आए। अच्छा भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो ये हमारे निकल कर आते हैं कुछ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैप्टर द ग्रेट विजनरीज के लिए। देख रहे हो कितना ऑर्गेनाइज वे में काम किया है, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो हाउ डिड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो बहुत आसान बात है, हम सबको पता है कि कायदे आज़म ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के बनने में। तो ये आप बता सकते हो, आप उनकी जो स्ट्रगल है वो बता सकते हो, उन्होंने फैमिली के तौर पे किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो एक्सपेक्ट आप बता सकते हो यहाँ। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा चौथा, ये पांचवा। आप देखो इनमें से अगर आप छोड़ना चाहो तो ये चौथा छोड़ सकते हो, इसका भी चौथा ही ठीक है जो छोड़ सकते हो आप। या चाहो तो इसका ना ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, चलो ये वाला क्वेश्चन तीसरा छोड़ सकते हो, क्योंकि आसान से आसान जाना है ना, तो ये तीसरा छोड़ देना, बाकी कर लेना, ठीक है, ताकि आपके लिए कुछ शॉर्ट भी हो जाए ना, ताकि ये भी तो ज़्यादा है ना, अगर आप बिल्कुल ही आखिर में देख रहे हो तो फिर तो और मामला ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो ये आपका चैप्टर है हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मॉस्किटो बाइट, या मॉस्किटो के ज़रिए से जो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज होते हैं वो बताने। देखो ये पहला एमसीक्यूज़, ये दूसरा एमसीक्यूज़, पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ, अगर बेहतर लगे वीडियो रोक लो सॉल्व कर लो ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए। ये दूसरा एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यूज़। अच्छा, आगे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको ऐसे वगैरह के लिए, वो सुनते जाना ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। ये पांचवा एमसीक्यूज़। अब ये आ गया आपके पास इसके आंसर्स, मलेरिया, फीवर, एडीज, डेंगू और ये इस तरह के, ठीक है। अब ये आ गए इसके आंसर्स, ये इस चैप्टर के लिए आपके आंसर्स आ गए। डिस्क्राइब हाउ मलेरिया इज ट्रांसमिटेड एंड इट्स मेजर सिम्टम्स। तो मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके मेजर सेंटर, तो भाई चैप्टर ही मॉस्किटो के बारे में है। तो मलेरिया मच्छर की वजह से फैलता है और ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देती है। और मेजर सिम्टम इसके ये हैं कि भाई आंखों से खून आना, ही तो आखिर में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जब सीवियर हो जाए, बुखार होना, सर दर्द होना, नाक नज़ले का रहना, ठीक है, आंखों से पानी आना, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो। लेकिन एक बात बता दूं, ये सिम्टम्स देखने का मतलब, ये बुखार में भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स निकल कर आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मलेरिया या डेंगू हो, ये बुखार के भी होते हैं। तो पता कैसे चलेगा मलेरिया या डेंगू है, इसके लिए आपको टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, बॉडी में टेस्ट होता है आपका, जो ब्लड टेस्ट वगैरह जो टेस्ट होते हैं इसके प्रिस्क्राइब्ड वो कराए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ बंदे को आखिर प्रॉब्लम क्या इशू हो रही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन चाहो तो छोड़ दो, तीसरा करो, पहला करो, चौथा करो, पांचवा करो, चार क्वेश्चन मैं इधर लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। अच्छा, द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वुमेन्स के बारे में है, ठीक है। चलो इसको बेहतर कर लेते हैं, एक मिनट, ये हमारा मार्किंग सही नहीं हुई, मार्किंग करते हैं। ये हमारा हो गया चैप्टर पूरा इस तरह से, ये आपका चैप्टर आ गया। द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है पाकिस्तानी वुमेन्स का पाकिस्तान के क्रिएशन में भी, जिसमें हमारे पास बेगम राना लियाकत अली खान, मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना मादर मिल्लत, और हमारा जो है वो बेगम जहारा, ठीक है, और यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो बरसी भी अभी उनकी कुछ टाइम पहले गुजरी है, ठीक है, 27 दिसंबर को उनकी बरसी आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच वुमेन इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज फॉर हर लीडरशिप रोल इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। देखो अब यहाँ पर ना बड़ा वाज़ेह है, बेनज़ीर भुट्टो ये एक पॉलिटिकल लीडर थी, सही है, और मलाला यूसुफ़ज़ई ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ठीक है। तो ये तो दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का ना इंडिपेंडेंट, जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस है उसमें हम पार्ट नहीं बता सकते, क्योंकि आप तो है, आपका जो वो है कैरियर है वो तो 90s और 80s और 2000 के दौर में है। तो बेनज़ीर भुट्टो अगर आपको लग रहा है तो ये इसका जवाब ठीक नहीं है, और मलाला यूसुफ़ज़ई भी ठीक नहीं है, ठीक है। मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली खान, इन दोनों ने पार्ट प्ले किया है। अब इन दोनों में से कौन, इन दोनों में से मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इन्होंने तो अपना जो डेंटिस्ट का क्लिनिक था उसे भी बंद कर दिया था पाकिस्तान की खातिर। तो देखो कितनी ज़्यादा कुर्बानी देते हैं हमारे लीडर्स हमारे को आगे ले जाने के लिए। तो हमें अपने लीडर्स की जो सही बात है उन्हें फॉलो कर लेना चाहिए। देखो ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि भाई बेनज़ीर भुट्टो जो हैं इनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी सियासत में,
और अगर आप पाकिस्तानी सियासत के बारे में बात करेंगे, मतलब पाकिस्तानी सियासत की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में आपको बात ज़रूर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, यानी पहली ऐसी खातून है जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, ठीक है। और 2 बार आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी थी, और तीसरी बार के लिए आप इलेक्शन लड़ रही थी, जिसमें फिर आपको जो है वो शहीद कर दिया गया था, सही। तो फिर ये आप चाहो तो इनकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एज अ विमेन काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। 5वां ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके अलावा फिर ये MCQs के आंसर्स आ गए। हमें जो है अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं हमारा असासा होते हैं भाई, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया होता है पाकिस्तान की खातिर और हमारे लिए। अच्छा चल, अब आगे आ जाओ। अच्छा, तो हाउ डिड फातिमा अली जिन्ना कंट्रीब्यूट टू द पाकिस्तान मूवमेंट? ये तो मैंने बता दिया ना कि किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और अपना क्लिनिक बन किया और बहुत सारे मामला। और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों करना, ठीक है। विमेन के बारे में है तो अच्छा है, पढ़ लोगे तो कुछ आइडिया आ जाएगा चीज़ों का, ठीक है। देखो यूनिट 7 द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये आपका आ गया। तो इसमें आपने करना है 1, ठीक है। आपने इसका 1 करना है, और भाइयों बहनों 2 करना है, 3 करना है। MCQs तो पूरे ही करने हैं, MCQs में पता है ना रियायत नहीं देता मैं। ये देखो ये MCQs चल रहे हैं, ये आंसर्स आ गए। अब आते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो पहला आ गया अकॉर्डिंग टू चैप्टर, हाउ इज़ हार्ड वर्क लिंक टू सक्सेस। भाई देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा किसी को नहीं देखा कि बगैर हार्ड वर्क करे सक्सेस मिल गई। तो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सक्सेस। तो ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया। 4 सारे सवाल कर लेना, ठीक है। मैंने छुड़वाए थे 1-1, 2-2 क्वेश्चन पहले जब मैंने अपलोड किया था, फिर मैंने कहा छुड़वाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2-2 क्वेश्चन छुड़वाने से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को। हाँ, जहाँ छुड़वाना होगा वहाँ मैं छुड़वा दूँगा। गाज़ी डायरी आ गई हमारे पास, गाज़ी की डायरी आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट डायरी है ये आपके लिए, आपको आनी चाहिए। ये गाज़ी डायरी ट्रैवलिंग के बारे में है, ठीक है भाइयों। सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमारा आई थिंक चैप्टर, हाँ सीक्रेट ऑफ 7 था। ये गाज़ी डायरी आ गई। गाज़ी डायरी के 5 MCQs देखो, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये इसके आंसर्स आ गए। अब आ जाओ इधर करते हैं। व्हाट आर द मेन, 1 मिनट, सही है। ये पहला क्वेश्चन किसी का भी नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर द मेन थीम्स हाईलाइट इन गाज़ी डायरीज? गाज़ी की डायरी में क्या क्या मेन थीम हाईलाइट की गई थी? पुराने ज़माने की यादें, ठीक है। मैंने बता दिया, इसको लिखना। हाउ डज गाज़ीज डायरी रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशन ऑफ इट्स टाइम? और वो गांव का ज़माना, वो पुरानी यादें, गांव का पुरसुकून माहौल, एक सिंपल ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट, आँखों को ठंडक देने वाले माहौल, हर तरफ ग्रीनरी, और बस जो ज़िंदगी होती है ना विलेज की ज़िंदगी, यकीन मानना वो कहीं से भी जो है वो ऐसा नहीं है कि कम होती है शहर की ज़िंदगी से, उसका अपना एक मज़ा है। शहर की ज़िंदगी एक फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड मिलता है यहाँ। वहाँ की ज़िंदगी एक देसी लाइफ है जो कि बड़ा इंसान को ना अपनी तरफ बुलाती है, सुकून है वहाँ पे उस ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन वो अलग बात है। अच्छा, अब देखो इधर हमने ना टोटल आई थिंक मुझे याद है 10 थे, हाँ 10 सवाल आते हैं। अब देखो मैं इसमें क्या छुड़वाऊँ, हर पोएम से कोई ना कोई है। तो चाहो तो डैफोडिल तो छोड़ना नहीं, मिलर ऑफ द डी भी नहीं छोड़ना, ये छोड़ सकते, ये भी बल्कि नहीं छोड़ सकते। भाई देखो अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 छोड़ लेना बस, चलो अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 छोड़ देना, 8 कर लेना, बस ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास एप्लीकेशन के टॉपिक हो गए। ये तो सारे करने आपने, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, करेक्टर सर्टिफिकेट ये पुलिस वाला नहीं है, ये स्कूल से मिलने वाला है, पुलिस वाला अलग होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर अरेंजिंग, तो आपने जो उसका लेटर वो बनाना है, पूरी जो उसका फॉर्मेट रखना है वो स्कूल वाला रखना है, ठीक है। पुलिस वाला अलग होता है, वो आप अभी आपके लिए जो है वो उसको पढ़ना आगे पढ़ोगे जब आएगा ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा देखो, इन ऐसे को इनमें से सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे कर लेना। बाकी मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर चारों के ऐसे बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने कौन से ऐसे करने हैं, इसमें से माई एम इन लाइफ कर लो, हिस्टोरिकल प्लेस कर लो, मेमोरेबल डे कर लो, और इन दोनों को आपस में आप लिंक कर सकते हो, सही है। यानी दोनों में से कोई अगर भूल जाओ तो एक उसको उसकी चीज़ें इसमें ला सकते हो। माय फेवरेट पर्सनैलिटी कर सकते हो, और ये ब्लैंक्स आ गई आपके पास, ठीक है। देखो ब्लैंक्स आ गई, इनके आंसर्स मेंशन है, इसको नोट डाउन करो।
और ये पार्ट ऑफ स्पीच आ गई। तो यहाँ पर ये हमारा होता है ख़त्म, और टीचर ने भी बेस्ट ऑफ लक कहा है, मैं भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। देखो मैंने अपनी तरफ से जितना अच्छा शेयर करना था कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया गेस्ट पेपर। अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना है। इस तरह से मैं जो गेस्ट पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। पूरी वीडियो देखिए तो वेल डन ज़रूर लिखना, ताकि पता चले पूरी वीडियो देख रहे हो या नहीं, क्योंकि मुझे मिल जाती है आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा है या नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग वेल डन लिख दोगे तो मुझे वो देखना नहीं पड़ेगा कि देखा होगा या नहीं। अच्छा, साथ ही साथ ये कि जो मैंने बताया उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो बहुत अच्छा गेस्ट पेपर है, आप खुद देख सकते हो, नो डाउट हमारी मेहनत है, और इसकी मेहनत जो है वो हम आपके लिए इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो आप इसको ज़रूर बाय कर लेना, नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। यहीं तक रखते हैं, अगला गेस्ट पेपर फिर इंशाल्लाह आप लोग बताओगे ना इस तरह से गेस्ट पेपर अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो और अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर।